सो हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5th ऑफ जीके 10 लेक्चर सीरीज जो हम लोगों ने दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए स्टार्ट करी है। तो उसका आज ये 5th लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैक्सेस इज द मार्जिनल टैक्स रेट हायर दैन द एवरेज टैक्स रेट। किस प्रकार के कर में सीमांत कर की दर औसत कर की दर से अधिक होती है? रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल या फिर डिग्रेसिव। देखिए, टैक्सेस जो हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरे को इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यानी इसको हम पास ऑन नहीं कर सकते हैं किसी पे। इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसको भी गवर्नमेंट को ही पे करना होता है, बट इसको आप पास ऑन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं एग्जांपल दूं तो इनकम टैक्स है ना, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट जो बिजनेसेस पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, उसको कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स अगर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, बिकॉज बहुत सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनको मर्ज करके एक सिंगल टैक्स में आपको पता है मर्ज कर दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इन शॉर्ट जीएसटी। तो ये जीएसटी एक एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का। आप कोई भी चीज़ मान लेते हैं, सामान खरीदने जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप दिवाली के लिए कुछ सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो दुकानदार है, अगर कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज़ होते हैं कि जैसे कि अगर आपका इतने से ज़्यादा टर्नओवर है तो फिर आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। ऐसे लोगों को होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपसे जैसे कुछ लोग आप में से बैच में एनरोल्ड होंगे, ठीक है, तो बैच में एनरोल्ड होंगे तो जो मुझे मान लो कि जो मुझे फ़ीस के तौर पे पैसा मिल रहा है, तो एक कैपिंग होती है कि अगर आपको इससे ज़्यादा मिल रहा है तो 18% उसका 18% हमको देना होगा। 18% हमको जीएसटी पे करना होगा। ये मैं इसका बता रहा हूँ एजुकेशन फील्ड का, जो है बाकियों को मुझे नहीं पता है। तो 18% होता है इतना। तो ऐसे ही अब ये मान लो जो 18% है, ये अभी तो मैं आप पे पास ऑन नहीं कर रहा हूँ जनरली स्पीकिंग, लेकिन अगर जब अभी, क्योंकि मैं जीएसटी वाले अभी दायरे में हूँ भी नहीं, तो 18% मान लेते हैं ये है जीएसटी, ठीक है, 18%। तो जब भी आऊँगा मैं दायरे में तो मैं आप पे चार्ज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1000 रुपये फ़ीस है, ठीक है, 1000 रुपये फ़ीस है, इसका 18% कितना होगा? 180 रुपये होगा। अभी 180 में चाहूँ तो आप पे पास ऑन कर सकता हूँ और 1180 फ़ीस कर सकता हूँ, ठीक है। चाहूँ तो मैं खुद भी पे कर सकता हूँ, खुद भी बेयर कर सकता हूँ, चाहूँ तो अपने आप पे ही पास ऑन कर सकता हूँ। तो इसको पास ऑन किया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जैसे आपका इनकम बढ़ता रहेगा वैसे ही आप पे जो टैक्स का रेट है वो भी बढ़ता रहेगा। जैसे कि अगर मैं कमा रहा हूँ फॉर एग्जांपल 6 लाख, कोई कमा रहा है 60 लाख, तो जो 60 लाख वाला है उस पर ज़्यादा टैक्स पड़ेगा मेरे से कंपैरिजन में। टैक्स की स्लैब होती हैं कि आप पे अगर 3 लाख से 5 लाख के बीच में वाली इनकम पे इतना टैक्स पड़ेगा, 5 लाख से 7 लाख वाले में इतना टैक्स पड़ेगा। तो ये टैक्स की स्लैब्स होती हैं, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव होता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है, क्योंकि इस पे मेनली जो बर्डन पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्स में वो पुअर पे पड़ता है। क्यों पुअर पे पड़ता है? मान लो कि मैंने कोई भी चीज़ बर्गर एक खाया, ठीक है, एक बर्गर खाया एक इंसान जिसकी महीने की आय है 30,000 रुपये, और एक ने खाया एक जिसकी महीने की इनकम है 3 लाख रुपये। दोनों पे सेम ही पड़ेगा ना टैक्स, दोनों को बर्गर का प्राइस सेम ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी कितनी इनकम है, 3 लाख है, लो ये ज़्यादा में तुम्हें पड़ेगा, नहीं। तो मेनली किस पे बर्डन पड़ा? पुअर पे, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि मार्जिनल जो टैक्स रेट होता है वो एवरेज टैक्स रेट से हायर होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स हमारा प्रत्यक्ष कर है, और ये हम लोग जब पढ़ेंगे, जब रेवेन्यू रसीट, कैपिटल रसीट, इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम देखेंगे जो टैक्स वाला पैसा आता है वो किस में आता है? वो रेवेन्यू रसीट में आता है, ठीक है। रेवेन्यू जो प्राप्तियाँ होती हैं, रेवेन्यू, ठीक है, वो उसमें जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, हु मेड द यूज़ ऑफ गन पाउडर कॉमन इन नॉर्थ इंडिया टू डिफीट एनिमीज। उत्तर भारत में शत्रुओं को परास्त करने के लिए गन पाउडर का प्रयोग किसने आम किया? मतलब कि आम का मतलब है कॉमन किया। लोधी, बाबर, दौलत खान लोधी या फिर राणा सांगा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? बाबर होगा। बाबर ने एक्चुअल में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, ठीक है, पानीपत का जो पहला युद्ध था, आपको पता होगा, ये 1526 में लड़ा गया, 1526 में इसको लड़ा गया। किसके विरुद्ध लड़ा? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा। बाबर की जीत हुई। एक्चुअली में बाबर ने बैक टू बैक काफ़ी युद्ध लड़े
सब में उसकी जीत हुई, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। 1526 में तो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा, और यहीं से आपको पता है क्या क्या होता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, और जो दिल्ली सल्तनत है वो उसकी अंत हो जाती है। वो दिल्ली सल्तनत जो 1206 में स्टार्ट हुआ था वो स्लेव डायनेस्टी यानी मामलुक वंश से स्टार्ट हुआ था और लोदी वंश में जाके ख़त्म हो जाता है। पानी पिया पहले, ठीक है, बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा, फिर क्या किया, खाना खाया, तो बैटल ऑफ खानवा, इसके बाद बैटल ऑफ खानवा लड़ा बाबर ने, किसके साथ, ये लड़ा राणा सांगा के साथ, ठीक है, राणा सांगा, ऐसे याद कर सकते हो, साग खाया उसने, साग खाया, ठीक। ये कब लड़ा अभी बताता हूँ, पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बैटल लड़े, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, उसके बाद उसने घाघरा पहन लिया, या फिर उसको घर जाने की देरी होने लगी, तो बैटल ऑफ घाघरा लड़ा, किसके साथ लड़ा, मेदिनी राय के साथ, मेदिनी राय के साथ। और लास्ट हमारा बैटल है बैटल ऑफ, सॉरी यहाँ पे आपका होगा चंदेरी, ठीक है, उसको देरी होने लगी, ऐसे हम याद करेंगे कि उसको देरी होने लगी कहाँ जाने के लिए, घर जाने के लिए, ठीक है। तो बैटल ऑफ घाघरा होगा यहाँ पे। तो चंदेरी का मदनी राय के साथ लड़ा, और घाघरा का जो है अफगान्स के साथ इसने लड़ा, और सारे जीते। तो 1526 में ये, 1527 में ये, मतलब बस कुछ याद नहीं करना, 26, 27, 28 और 29, 1529, और सब इसने जीते। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, बाबर, ठीक है। अच्छा, ये कमेंट में बताएंगे कि बाबरनामा किसने लिखी, हु रोट बाबरनामा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा स्क्रीन पे, और चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को मोटे तौर पर हम कितने समूहों में विभाजित किया कर सकते हैं, 6, 5, 9 या फिर 7। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, मतलब डायरेक्टली नहीं करवाया था, लेकिन इनडायरेक्टली तौर से करवा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन जिनको बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार वन, ठीक है, एंड मैनग्रूव फॉरेस्ट, ठीक है, मैनग्रूव फॉरेस्ट, एंड द 5th एंड द लास्ट इज मॉन्टेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये 5 तरह के हमारे वेजिटेशंस हैं जो हमें इंडिया में मेनली देखने को मिलते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2nd, 5th। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें इनके संबंध में बता चुका हूँ, पहले भी रिवाइज कर लेते हैं। सदाबहार वन वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे जो बारिश होती है, रेनफॉल, वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होती है। यहाँ पे हमें किस तरह का वेजिटेशन, पेड़ वगैरह देखने को मिलते हैं, एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, ठीक है, एपीहाइट्स, ये देखने को मिलते हैं, रोज़वुड, ठीक है, रोज़वुड ये देखने को मिलते हैं। और जो सिंचोना होती है, इसकी छाल, इसकी जो बार्क होती है, उसको हम यूज़ करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। कमेंट में जल्दी से बताइए कि हम मलेरिया डे कब सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट में, क्योंकि हम लोगों ने कल ही इंपॉर्टेंट डेट्स में देखा था, ठीक है, बिकॉज हम जून तक के देख चुके हैं, और जून तक में ही है वो, और जून से आगे हम लोग आज शाम को देखेंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक मॉइस्ट और ड्राई। मॉइस्ट वो होते हैं जहाँ 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, और ड्राई वो होते हैं जहाँ पे 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, मॉनसून वन के नाम से भी जानते हैं, और इंडिया में सबसे जो ज़्यादा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का ही है। थॉर्न फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये कांटेदार है, जहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की ग्रास देखने को मिलती है, इसको टुसॉकी ग्रास बोलते हैं। मैनग्रोव जो फॉरेस्ट हमें कोस्ट में जो तट होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल के जो मैनग्रोव्स होते हैं उनको हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमें सुंदरी ट्री देखने को मिलता है, सुंदरी वृक्ष देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में मैनग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलते हैं। और माउंटेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो जो माउंटेनियस इलाकों में फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन हमारे कहाँ पे हैं, माउंटेन हमारे नॉर्थ में है, हिमालय, साउथ में भी तो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो जो वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं उनको हम शोलाज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, ये भी अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो पश्चिमी घाट के जो हमारे माउंटेन फॉरेस्ट्स होते हैं उनको हम शोला के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि हिमालय के जो फुट हिल्स होते हैं, हिमालय का जो फुट हिल ऑफ हिमालयाज में हमें कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं।
सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल इन बंगाल डिपिक्ट्स द आर्किटेक्चर ऑफ विच डायनेस्टी, बंगाल के सिद्धेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? शुंग डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी या फिर हुसैन शाही डायनेस्टी? सही आंसर यहाँ पे होगा, देखो सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल नहीं भी पता है तो भी थोड़ा सा आप यहाँ पे गेस इस तरह से ले सकते हैं, बिकॉज बंगाल की बात हो रही। चालुक्याज ने तो सेंट्रल इंडिया में रूल किया था, या फिर सेंट्रल और थोड़ा सा साउथ में, जैसे कर्नाटक वाले रीजन में, तो ये तो हो नहीं सकता। और चालुक्य डायनेस्टी के हमने टेम्पल्स पढ़े, जैसे कि पट्टाडक्कल टेम्पल, ठीक है, पट्टाडक्कल टेम्पल इन्होंने बनवाया। इन्होंने आपका जो दुर्गा टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल जो कि एप्साइडल प्लेन पे बना हुआ है, किस पे बना हुआ है, ध्यान रखना ही आपका एप्साइडल प्लेन पे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक याद रखना आप, दुर्गा हो गया, पट्टाडक्कल, हाँ, बादामी केव टेम्पल, ठीक है, बादामी केव टेम्पल। बाकी हम कैलाशनाथ देख चुके हैं, साउथ इंडिया के जो पल्लवाज ने बनवाए थे, चोलाज ने बनवाए थे, वो हम पहले ही देख चुके हैं। आंसर यहाँ पे होगा, देखिए शुंग भी नहीं हो सकता है, आंसर यहाँ पे पाल डायनेस्टी होगा, बिकॉज पाल डायनेस्टी ने ईस्ट इंडिया में रूल किया था। अब पाल डायनेस्टी हम लोग और भी एक जगह पढ़ चुके हैं, और वो है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हमने क्या पढ़ा था कि ये जो ट्राईपार्टाइट युद्ध हुआ था 3 डायनेस्टीज़ के बीच में हुआ था, ताकि कन्नौज में स्वामित्व स्थापित किया जा सके, ताकि कन्नौज में अगर जिसका रूल हो गया तो वो फिर पूरे नॉर्थ इंडिया को रूल कर सकता है। तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल 3 के बीच में हुआ, एक तो पालाज थे हमारे नॉर्थ इंडिया के, ठीक है, और हमारे थे ये गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार एंड गुर्जर प्रतिहार, और जो हमारे राष्ट्रकूट थे, ठीक है, राष्ट्रकूट, तो इनके बीच में हुआ था ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। शुंग डायनेस्टी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि पुष्यमित्र शुंग इसके फाउंडर थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और कैसे फाउंड करी इन्होंने डायनेस्टी को? जो कमांडर इन चीफ थे मौर्य डायनेस्टी में, और मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनको इन्होंने डिफीट किया था, मार डाला था, और उनका नाम था बृहदरथ। बृहदरथ लास्ट रूलर थे, अंतिम शासक थे मौर्य वंश के, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी विष्णुगुप्त के या फिर कौटिल्य के सहायता से। किसको हरा के? धनानंद को हरा के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड आंसर होगा, सिद्धेश्वर महादेव पाल डायनेस्टी ने बनवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स एंड 10 मंडलास? 1028 भजनों और 10 मंडलों का संग्रह कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो हमें पता है कि हमारे 4 वेद हैं मेनली, जो आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं ऑप्शंस के फॉर्म में। अच्छा ये बताइए पंचवेद किसको जानते हैं? 5th वेद के नाम से किसको जानते हैं हम? देखते हैं कितने लोगों ने वो क्लासिकल डांस वाला लेक्चर ढंग से अटेंड किया है। तो आंसर यहाँ पर ऋग्वेद होगा, जो कि हमारा सबसे पुराना ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। सामवेद में अगर बात करें तो म्यूज़िक के बारे में दिया हुआ है, म्यूज़िक यानी संगीत के बारे में दिया हुआ है। यजुर्वेद में अगर बात करें तो इसमें रिचुअल्स दिए हुए हैं कि कैसे क्या कब नहाना है, कब उठना है, ये सारी चीज़ें। अथर्ववेद में अगर बात करें चार्म्स, प्रेयर्स, स्पेल्स, यानी कि जो हम बोल सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना जादू टोना वगैरह, है ना, वशीकरण कैसे किसी को करना है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। चार्म्स, प्रेयर्स, स्पेल्स, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। पंचवेद 5th वेद हम बोलते हैं किसको? नाट्यशास्त्र को। नाट्यशास्त्र को बोलते हैं पंचवेद, 5th वेद, जिसको कि किसने कंपोज किया था? भरत मुनि ने जी कंपोज किया था, भरत मुनि ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिकल डांसेस के सोर्स जानने के लिए, बिकॉज क्लासिकल डांसेस जितने भी हैं हमारे, कितने हैं? 8 हैं टोटल, जिनको संगीत नाटक अकेडमी ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो 8 के बारे में हमें डिस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। नाट्यशास्त्र जिसको भरत मुनि जी ने कंपोज किया था, जिसमें कि सबसे पुराना कौन सा है जल्दी से बताएंगे, और सबसे नया कौन सा है, सबसे लेटेस्ट कौन सा है, ये जल्दी से बताएंगे कमेंट में। मंडल में अगर बात करें तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो 3rd मंडल है उसमें किसके बारे में दिया हुआ है? 3रे मंडल में दिया हुआ है गायत्री मंत्र, ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः जो आप सुनते हो, वो गायत्री मंत्र 3rd मंडल में दिया हुआ है। और अगर हम बात करें भगवान सोम के बारे में, 9th मंडल में दिया हुआ है। 9वें वाले में किसके बारे में दिया हुआ है? गॉड सोम के बारे में, ठीक। ओल्डेस्ट की अगर बात करें तो भरतनाट्यम है, ठीक है, भरतनाट्यम है ओल्डेस्ट। और अगर न्यू सबसे बात करें तो ये सत्तरिया है, जो असम का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? वो तमिलनाडु का है। न्यू क्यों है? बिकॉज सन 2000 में ही इसको एज ए क्लासिकल डांस की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इस बार की G20 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, ये किस उपनिषद से लिया गया? तो ये आपका लिया गया महाउपनिषद से, है ना, महाउपनिषद से इसको लिया गया। अगले सवाल पे आते हैं। वेयर आर दी हुक्का फॉल्स लोकेटेड? हुक्का जलप्रात कहाँ स्थित है?
तो हुक्का से आपको बुक्का याद आना चाहिए, और बुक्का से आपको याद आना चाहिए विजयनगर किंगडम। हरिहर बुक्का उसके फाउंडर थे। खैर जब विजयनगर किंगडम का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देख लेंगे। 5 वहाँ सेट अभी चल रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि 5 लेक्चर्स में हमने कितनी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है, बाकी के फिर अभी 5 में, और वो नई इन्फॉर्मेशन ही होगी आगे। आप ये मत मतलब रिपीट तो होंगी कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा आप रिपीट की एक्सपेक्टेशन मत करिएगा, बिकॉज अगर मैंने बोला 10 आप करके जाएंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस वहाँ पे आपको दिखेंगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि नया नया हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन इनको अच्छे से रिवाइज करके आप जाइएगा। हुक्का जलप्रपात अगर बात करें, ये न्यूजीलैंड में है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, तो ये है आपका एंजल वाटरफॉल। सेकेंड हाईएस्ट अगर बात कर लें तो ये है आपका नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल है कहाँ पे? ये साउथ अमेरिका की जो कंट्री है, जो कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ में पड़ती है, वेनेजुएला। और नियाग्रा जो वाटरफॉल है वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में है। नियाग्रा ऑफ इंडिया किसके नाम से जानते हैं? नियाग्रा ऑफ इंडिया कौन सी वाटरफॉल है? तो ये नियाग्रा ऑफ इंडिया चित्रकूट वाटरफॉल है, जो किस स्टेट में है? ये है आपकी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है हमारी चित्रकूट वाटरफॉल, ठीक। और अच्छा ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अब एकदम से मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने आपसे पूछ लिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है, जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, तो उसको छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? बाकी भी हम वाटरफॉल देख लेते हैं इंडिया में, ठीक है। इंडिया की वाटरफॉल देख लेते हैं कि इंडिया में हाईएस्ट कौन सी है, ठीक है, हाईएस्ट कौन सी है, सेकेंड हाईएस्ट कौन सी है, और हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है और किस स्टेट में है, ठीक है। शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम वाटरफॉल किस उसमें है, और और कौन सा बचा है? हाँ, दूध सागर, ठीक है, दूध सागर वाटरफॉल कौन किस में है? कपिल धार, कपिल धार, धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल, ये किस नदी पे है? तो हाईएस्ट की अगर बात करें तो कुंचिकल है, कर्नाटका में, ठीक है, कुंचिकल। और अगर सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल की अगर बात करें, जॉग, ये आपका वराही रिवर पे, वराही में। और जॉग वाटरफॉल की अगर बात करें, ये आपकी शरावती नदी में। दोनों ही कर्नाटका में है, दोनों ही कर्नाटक में है, ठीक। हुंड्रू वाटरफॉल की अगर बात करें तो ये सुबर्ण रेखा रिवर पे है, ठीक है, सुबर्ण रेखा रिवर पे। शिव समुद्रम वाटरफॉल की अगर बात करें तो ये आपकी कावेरी नदी पे है एंड इन दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दूध सागर अगर बात करें तो मंडोवी में है, मंडोवी नदी में, कहाँ पे? गोवा स्टेट में। और कपिल धार और धुआंधार वाटरफॉल की अगर बात करें तो नर्मदा नदी पे है ये दोनों, कपिल धार और धुआंधार। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे, आई थिंक छत्तीसगढ़ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम किस नाम से जानते हैं? दीपा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। बस्तर से आपको याद आना चाहिए बस्तर दशहरा, यहीं का एक फोक यहाँ का एक फेस्टिवल है, ठीक है। और दीपा यहाँ का शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है। जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि भी मैं बोल देता हूँ, बाकी जब कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे लिख के बता दूंगा। जैसे वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है, झूम के नाम से जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी कि जो हमारा उत्तर पूर्वी जो भारत है, मतलब जो 7 सिस्टर्स वाले, वहाँ पे झूम के नाम से जाना जाता है। वॉल्थरे के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। झारखंड में के नाम से कुरुवा के नाम से जाना जाता है, झारखंड में कुरुवा के नाम से। मेक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में लड़ांग के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिफरेंट नाम हैं। इन विच ईयर फर्स्ट मेंस वर्ल्ड कप वॉज प्लेड, प्रथम पुरुष विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? 75, 1980, 1985 या फिर 1990? पहला मेंस वर्ल्ड कप ये खेला गया था 1975 में, 1975 में। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो पहला विमेन वर्ल्ड कप है वो इनसे पहले खेला गया था। फर्स्ट विमेन का जो वर्ल्ड कप है ना, पहला विमेन वर्ल्ड कप, ये 1973 में खेला गया था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड ने इसको जीता था। और मेंस वाला पहला ये इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने जीता था इसको। ये तो वर्ल्ड कप की बात हो गई कि पहला मेंस का कब हुआ और पहला विमेंस का कब हुआ। अगर ये पूछ ले कि पहला ओडीआई कब खेला गया, वनडे इंटरनेशनल कब खेला गया, तो ये 1971, 1971 में खेला गया। और इंडिया ने वर्ल्ड कप कब जीता, ये भी पूछा जा सकता है, बिकॉज अभी वर्ल्ड कप का पूरा माहौल चल रहा है। तो 1983 और 2011 2 बार हमने इसको जीता है। मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी देखो जीत सकते हैं, ठीक है, चांसेस तो यही है। बाकी होस्ट कब किया है?
होस्ट इंडिया ने किया है इसको 1987 1987 में, 1996 1996 में, और जो हमने लास्ट वाला जीता था 2011 में। 3 बार होस्ट किया, बट ये पहली बार होगा 2023 में जो हम होस्ट कर रहे हैं इसको, कि सिर्फ हम ही होस्ट कर रहे हैं, कोई और कंट्रीज़ को होस्ट नहीं कर रही है। जब हम 1987 में पाकिस्तान के साथ होस्ट किया था, ठीक है, 1996 में श्रीलंका के साथ, 2011 में श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ होस्ट किया था। मतलब कुछ मैचेस बाकी कंट्रीज़ में भी हुए थे, लेकिन इस बार के सारे मैचेस इंडिया में ही हो रहे हैं। अगला वाला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2027 का, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, ठीक है, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, और तीसरा देश कौन सा है आप कमेंट में बताएंगे। ये 3 देश होस्ट करेंगे। इसी तरह थोड़ा हम फुटबॉल का देख लेते हैं, ठीक है। फुटबॉल का जो पहला वर्ल्ड कप है ये खेला गया था 1930 में, 1930 में। साउथ अमेरिका का जो देश था यूरुग्वे, वहाँ पे खेला गया था, और यही विनर भी था, यही जीता भी था, जिसने होस्ट किया वही जीता भी था। और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किसने जीता, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स फुटबॉल वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो ये ब्राज़ील ने जीता। अच्छा, इसकी अगर बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में सबसे मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। लेकिन अगर बात करें होस्ट मैक्सिमम किसने किया है, तो ये इंग्लैंड ने किया, 5 बार होस्ट किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज अभी वर्ल्ड कप चल रहा है इस वजह से। तो होस्ट सबसे ज़्यादा इंग्लैंड ने किया, जीता ऑस्ट्रेलिया है। और फुटबॉल में सबसे ज़्यादा बार जीता कौन है, ब्राज़ील जीता है। ये आपको यहाँ पर चीज़ें पता होनी चाहिए। और कुछ तो नहीं छूट रहा है हमारा फर्स्ट मेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल। और लेटेस्ट वाला तो आपको पता है कि दोहा कतर में हुआ था और उसको अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर 1991-92 द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिकॉर्डेड अ डैश ग्रोथ ऑफ डैश, मतलब कि 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में कितने की वृद्धि दर्ज करी गई, ठीक है। मतलब कैसी थी, नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, और कितने परसेंटेज की थी। तो सबसे पहली बात पॉजिटिव थी, और 0.6% से पॉजिटिव थी। 1991 जो ईयर है हमारे इंडिया के लिए बेहद ही एक टर्निंग पॉइंट रहा, बिकॉज हमें फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस झेलना पड़ा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास इतने फॉरेन करेंसी नहीं बचे थे, फॉरेक्स नहीं बचा था कि हम चीज़ों को इंपोर्ट कर सकें। इसलिए हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसका कि हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जो कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 के बाद बना, इसके साथ वर्ल्ड बैंक भी बना था, उससे हम लोन लेने गए और फिर वहाँ से हमें बेल आउट मिला। और उसके बाद थोड़ी सी हमारी पोजीशन सुधरी। कैसे, बिकॉज हमने इंट्रोड्यूस किए LPG रिफॉर्म्स। LPG का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। तो LPG रिफॉर्म उस समय PV नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री। उन्होंने इन रिफॉर्म्स को लाया और इंडिया की पोजीशन काफ़ी अच्छी हुई, काफ़ी सुधरी। इसीलिए इसको हम ईयर ऑफ डिवाइड बोलते हैं, ईयर ऑफ डिवाइड बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, ध्यान रखना। ईयर ऑफ डिवाइड बोलते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में। पॉपुलेशन के टर्म्स में, जनसंख्या के टर्म्स में 1921 को बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में 1991 को बोलते हैं। और 1991 में ही हमारी आखिरी इकोनॉमिक पॉलिसी भी आई थी। मैंने आपको बताया होगा कि पहली हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में, दूसरी आई थी 1956 में, जिसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वित्तीय संविधान के नाम से जानते हैं। और वो उसमें 3 तरह की शेड्यूल्स लाए गए थे, 3 तरह की कैटेगरीज लाई गई थी कंपनी की। पहली वाली गवर्नमेंट वाली, जिनको गवर्नमेंट ओन करेगी, 17 कंपनीज थी। दूसरे वाले में गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की 12 कंपनी थी, और बच गई वो शेड्यूल 3 में, जिनको कोई प्राइवेट देखेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1991 ध्यान रखिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, पॉजिटिव और 0.6%, ठीक। 9th, अकॉर्डिंग टू सेंसस, देखिए सेंसस से क्वेश्चन आ गया, ऑफ इंडिया 2011, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ सिख कम्युनिटीज़ इन द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का कितना प्रतिशत था, 0.4, 14.2, 79.8 या फिर 1.7%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 1.7%। देखिए सेंसस के संबंध में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं पहले भी। जैसे क्या देखा हमने कि 2011 का जो सेंसस था वो 15वें नंबर का सेंसस था। इसका थीम था आर सेंसस आर फ्यूचर। पहला वाला 1872 में हुआ था, जो कि कंप्लीट नहीं था, मेयो के टाइम पे कंप्लीट हुआ था, 1881 में रिपन के टाइम पे हुआ था। और जो 1881 का सेंसस था, इसमें वो कौन था, सेंसस कमिश्नर कौन था, WC प्लॉडेन था। लेकिन हेनरी वॉल्टर को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस, बिकॉज उसने 1830 में एक छोटा सा एक सिटी का सेंसस किया था, इसलिए उसको जानते हैं, ठीक है। और 1881 में कंप्लीट वाला हुआ था, 2011 में 15 वाला हुआ था, और इसको लेकर हमने चीज़ें देखी थी। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, वैसे तो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कितनी, टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, तो टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है इंडिया की 1.21 बिलियन ये है। और
डेकेडल ग्रोथ रेट कितनी रही? डेकेडल ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? डेकेडल का मतलब है आपका दशकीय वृद्धि दर पॉपुलेशन में, जनसंख्या में। तो 17.7% रहा, 17.7%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डेकेडल ग्रोथ। और ये डेकेडल ग्रोथ रेट हाईएस्ट थी किस डेकेड में? ये हाईएस्ट रही 1971 और से लेके 1981 में। इस चीज़ को याद रखिएगा। और अभी जिसकी मैं बात कर रहा था 1921 को हम ईयर ऑफ डिवाइड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले पॉपुलेशन धीरे 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 ग्रो कर रही थी, उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन 1921 के बाद एकदम जम के भागी हमारी पॉपुलेशन। इसलिए 1921 को ईयर ऑफ डिवाइड के नाम से जानते हैं। अब हमने सिख का पॉपुलेशन तो देख लिया कि भाई 1.7% है। बाकी का भी परसेंटेज देख लेते हैं कितना है टोटल पॉपुलेशन का। हिंदूज़ का कितना है, मुस्लिम्स का कितना है, ठीक है, और क्रिश्चियंस का कितना है, क्रिश्चियंस का, बुद्धिस्ट का, ठीक है, जैन्स का। तो हिंदूज़ का अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा 79.8%, उसके बाद है मुस्लिम्स का 14.2%, क्रिश्चियंस की अगर बात करें 2.3%, बुद्धिस्ट की अगर बात करें 0.7% और जैन्स का है 0.4%। तो ये पॉपुलेशन का ये मतलब इन पर्टिकुलर रिलीजन्स का परसेंटेज है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 10th। आइडेंटिफाई द डैम दैट इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया। उस बांध की पहचान करें तो जो दक्षिण भारत में स्थित है। तिलैया, गांधी सागर, रिहांद या फिर मेट्टूर। सही आंसर क्या होगा इसमें? देखिए, तिलैया तो अगर हम बात करें ये किस नदी पे है तिलैया, तो तिलैया है आपका बड़ाकर नदी पे, झारखंड में। ठीक है, बड़ाकर जो कि झारखंड में पड़ता है, तो ये तो होगा नहीं बिकॉज ये ईस्ट इंडिया में हो जाएगा। गांधी सागर की अगर बात करें तो गांधी सागर ये हमारा चंबल में। ध्यान रखना जितने भी हमारे सागर हैं, चाहे मैं जवाहर सागर ले लूँ, जवाहर सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर या फिर गांधी सागर, ये सब चंबल नदी में ही है, चंबल नदी में ही है, सिवाय एक सागर के, और वो है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर है आपका नर्मदा नदी पे, बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। रिहांद डैम की अगर बात करें तो इसको हम गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और गोविंद बल्लभ, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक भी है, यहाँ पे रिजर्वॉयर भी बना हुआ है। क्योंकि होता क्या, जब हम आप डैम बनाते हो तो पानी को स्टोर करते हो, तो उसकी वजह से एक लेक क्रिएट हो गया है, एक झील क्रिएट हो गई है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम झील है। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये इंडिया का, ध्यान रखना। और ये रिहांद जो रिवर है उस पे बना हुआ है, रिहांद जो कि सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है, सोन नदी की सहायक नदी है, जो खुद गंगा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मेजर इंडिया गंगा की दो ही हैं, मतलब सिर्फ दो ही नहीं है लेकिन मेजर दो हैं, एक तो यमुना जो राइट साइड से ज्वाइन करती है, और सोन की ट्रिब्यूटरी है ये आपकी रिहांद हो गई, और ये नॉर्थ कोयल हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। आंसर हो जाएगा मेट्टूर डैम। मेट्टूर आपका तमिलनाडु में है और कावेरी नदी पे है। ठीक है, मेट्टूर आपका कावेरी में है और मेट्टूर, ठीक है, और सॉरी ये केरल में होगा आपका। ठीक है, मेट्टूर डैम। बाकी जो डैम हम पहले देख चुके हैं, जैसे भाखड़ा नंगल इंडिया का लार्जेस्ट डैम है और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। हाईएस्ट डैम अगर बात करें ना, हाईएस्ट डैम, तो ये आपका है टिहरी बांध, टिहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पे है। ठीक है, भागीरथी पे। लेकिन अगर हम हाईएस्ट ग्रेविटी यानी कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करें, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम की अगर बात करें, तो ये भाखड़ा नंगल हो जाएगा, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डैम भी है। ये किस में है? सतलज नदी पे है। लॉन्गेस्ट कौन सा है इंडिया का सबसे लंबा? ये आपका हीराकुड डैम। ठीक है, हीराकुद बांध जो कि छत्तीसगढ़ सॉरी जो कि उड़ीसा में है, किस नदी पे? महानदी पे। महानदी की ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या है? कौन कौन सी सहायक नदी? ओंग, जोंग, तेल इसकी सहायक नदियां हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? गोपाल नारायण तीर्थ, पुरंदर दास या फिर कृष्ण भारती? फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक ये बोला जाता है पुरंदर दास जी को। ऑप्शन नंबर 3, पुरंदर दास जी को फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक इसलिए बोला जाता है बिकॉज इन्होंने ही इसको एक तरह से प्रचलित किया। और कार्नेटिक म्यूजिक है क्या? जो साउथ इंडिया का म्यूजिक होता है। म्यूजिक दो तरह का होता है, एक तो हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडिया का, और साउथ इंडिया का कार्नेटिक म्यूजिक इसको बोलते हैं, कर्नाटक संगीत। तो जो भी आपका ये हो गया, केरल हो गया आपका, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, ठीक है, आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ का जो म्यूज़िक है इसको कार्नेटिक म्यूज़िक के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक,
तो ये होंगी हमारी MS सुब्बुलक्ष्मी, मतलब बहुत फेमस MS सुब्बुलक्ष्मी जी, ठीक है। और ये MS सुब्बुलक्ष्मी पहली इंडियन म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न मिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली इंडियन म्यूजिशियन है। सन 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। और रैमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली इंडियन म्यूजिशियन है, ये इनको मिला था 1995 में, 1995 में, ठीक है। और फिर 1994 में मिला था, 1994 में, फिर 1995 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। और इनको अस्थाना ये मतलब रेजिडेंट आर्टिस्ट हैं, कहाँ की रेजिडेंट आर्टिस्ट हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, जो तिरुपति मंदिर है उस वहाँ पे रेजिडेंट आर्टिस्ट हैं, ठीक। और जैसे कि हमने पढ़ा था रेजिडेंट डांसर कौन है, अस्थाना नर्तकी कौन है, ये जो आपका तिरुपति तिरुमला देवस्थानम है टेम्पल, जो कि हमारी भरतनाट्यम की डांसर है, उनका नाम वाई से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये है हमारी अस्थाना, इनको बोलेंगे विद्वान, ठीक है, अस्थाना विद्वान। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ यहाँ पे नहीं। अगला क्वेश्चन है इन जुलाई 2018, अच्छा एक चीज़ हाँ, कि फादर ऑफ ओडिसी किसको बोलते हैं, फादर ऑफ ओडिसी, फादर ऑफ सत्तरिया। तो फादर ऑफ ओडिसी हम बोलते हैं गुरु पंकज चरण दास, ठीक है, पंकज चरण दास। और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर केलू चरण महापात्रा होंगे। केलू चरण महापात्रा रिपीटेडली ये भी पिछले कई एग्जाम्स में से पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप भूल ही नहीं सकते हैं। केलू चरण महापात्रा ओडिसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और सत्तरिया की अगर हम बात करें, गुरु शंकर देव, जिन्होंने इसको प्रपाउंड किया था, शंकर देव जी। आगे बढ़ते हैं। In July 2018, an experiment aboard the International Space Station cooled a cloud of atoms of which chemical element to 10 millionth of 1 Kelvin above absolute zero, forming a Bose-Einstein condensate in space. तो किसके साथ Bose-Einstein condensate, जो कि हमारा मैंने आपको बताया था हमारे 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसके बाद जो 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है वो प्लाज्मा होता है। जब हम गैस को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो आयोनाइज हो जाती है और वो प्लाज्मा बन जाता है। और अगर हम गैस को एब्सोल्यूट ज़ीरो में कूल डाउन कर देते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब 0 केल्विन, दैट इज़ -273 डिग्री सेल्सियस, तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट देखने मिलता है। और ये रुबिडियम एटम्स से किया गया था। और इन्हीं के एटम से ही हमारे 2 साइंटिस्ट थे, एक तो थे एरिक कॉर्नेल, ठीक है, एरिक कॉर्नेल, और एक थे वी मैन, ठीक है, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वी मैन थे, ठीक है। इन्होंने लैबोरेटरी में, देखिए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, ये सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में, मतलब पहले तो बोस जी ने इस पर एक तरह से बोल सकते हैं एक आर्टिकल पब्लिश किया, आइंस्टाइन जी ने इस पर थोड़ा सा काम किया, तो इसी वजह से इन दोनों लोगों के नाम पे पड़ गया 1924-25 के टाइम पे। लेकिन उस टाइम तक ये उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाया कि ये देखो ये 5th स्टेट ऑफ मैटर, बस इन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा था, क्योंकि वैसी एब्सोल्यूट ज़ीरो वाली कंडीशन तब तक पॉसिबल ही नहीं थी क्रिएट करना लेबोरेटरी में। फिर एरिक कॉर्नेल और कार्ल वी मैन ने इनको प्रोड्यूस किया इन कंडीशंस को, और जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला फिजिक्स के लिए। तो रुबिडियम ये पूछा जाता है किस में क्रिएट किया, रुबिडियम एटम्स से, ठीक है। 13th, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बैडमिंटन नेट, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है, 5.5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट या फिर 5.1 फीट। तो सही आंसर यहाँ पे होगा 5.1 फीट या फिर 5 फीट 1 इंच, ये बैडमिंटन नेट की हाइट होती है। मतलब ग्राउंड से हाइट की बात हो रही है, जैसे ये बैडमिंटन नेट है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका बैडमिंटन नेट है, तो ये ग्राउंड से हाइट की बात हो रही है 5 फुट 1 इंच। ये नेट की ऊंचाई ऐसा कुछ बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो नेट होता है उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, तो नेट के डायमेंशन होते हैं 20 फीट इंटू 2 फीट 6 इंच या फिर 2.6 फीट, ठीक है। यहाँ पे मैं 2.6 फीट लिख देता हूँ, ठीक है, 2.6 फीट। ये क्या है, ये जो आपका नेट होता है, तो नेट होता है ये 20 फीट हो गया और ये 2.6 फीट हो गया, नेट की बात हो रही है, ठीक। कोर्ट की अगर हम बात करें, जो बैडमिंटन कोर्ट होता है उसकी लेंथ कितनी होती है और उसकी विड्थ कितनी होती है, लेंथ और विड्थ की अगर हम बात करें तो ये 13.4 मीटर होती है और विड्थ की अगर हम बात करें 6.1 मीटर होती है। बैडमिंटन से याद करिए हम लोगों ने ये किया था, 3 तरह के कार्ड होते हैं इसमें, एक येलो कार्ड होता है, एक रेड कार्ड होता है, एक ब्लैक कार्ड होता है। इसमें वार्निंग मिलती है, रेड कार्ड का मतलब होता है बराबर 2 येलो कार्ड, मतलब फॉल्ट फॉर मिसकंडक्ट, और ब्लैक कार्ड निकल लो, अब तुम्हारा बहुत टाइम हो गया, तुम बहुत बदतमीजी कर रहे होती देर से। तो ब्लैक कार्ड क्या है कि आपने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब बैडमिंटन से टेबल टेनिस को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस से भी क्वेश्चन आए हैं अभी लेटेस्ट एग्जाम में। तो टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो इसका जो
टेबल होती है जिसमें कि ये खेला जाता है, 14 मीटर की लेंथ होती है। इसकी अगर हम विड्थ की बात करें 7 मीटर, और जो हाइट होती है, ठीक है, जो हाइट होती है यानी ग्राउंड से कितनी ऊंचाई में होती है टेबल, वो 5 मीटर की होती है। लेकिन जो नेट होता है, नेट जो उसमें लगा होता है, छोटा सा, बहुत छोटा सा नेट होता है, अगर आपने देखा होगा तो नेट की हाइट कितनी होती है 15.25 सेंटीमीटर। आप में से कितने लोगों ने अच्छा टेबल टेनिस खेला है? मैंने काफ़ी खेला है स्कूल टाइम में टेबल टेनिस। मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा आपकी रेटेड है, ठीक है। भावीना पटेल जो कि एक पैरालंपियन है, वो इससे रिलेटेड है, ठीक है, भावीना पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following articles of the Indian Constitution mentions that all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of President? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पे की जाएगी? 77, 81, 67 या फिर 48? तो देखिए 81 तो बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा कि लोकसभा का कॉम्पोजिशन कैसे क्या होगा कि 550 इसमें अधिकतम संख्या हो सकती है, जिसमें कि 530 लोग राज्यों से आएंगे, 20 लोग केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर जो 79 या 79 वो पार्लियामेंट के बारे में मेंशन करता है, देश की संसद के बारे में मेंशन करता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा। तो मैंने पार्लियामेंट के लिए आपको एक पिरामिड बना के समझाया था कि सबसे नीचे आता है पिरामिड में लोकसभा, देन राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो सबसे लोअर हाउस होता है हमारा लोकसभा, जिसको हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। ये होता है राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस, परमानेंट हाउस या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंट भी एक इंटीग्रल, एक अभिन्न हिस्सा है हमारा पार्लियामेंट का, संसद का, क्योंकि कोई भी बिल प्रेसिडेंट की सहमति, असेंट के बिना वो एक्ट नहीं बन सकता। इसलिए आर्टिकल 80 की बात करें, अनुच्छेद नंबर 80 की बात करें, तो इसमें राज्यसभा के कॉम्पोजिशन के बारे में दिया हुआ है। राज्यसभा में ये लिखा हुआ है इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कि इसमें अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, 250 हो सकती है, जिसमें कि 238 इलेक्टेड होंगे यानी कि निर्वाचित होंगे, और 12 जो है मनोनीत होंगे। इनको मनोनीत यानी कि नॉमिनेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, देश का राष्ट्रपति करेगा, ठीक। तो ये 79, 80, 81 देख लिया। 67, ठीक है, 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है, और 62 से आगे दिया हुआ है किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। तो जो आर्टिकल नंबर 67 है, जो अनुच्छेद नंबर 67 है, ये बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि इसका टेन्योर कितना होगा, टर्म कितना होगा इसके ऑफिस का, तो कितना होगा? 5 साल का होगा, ठीक है। लेकिन इसी के बारे में, मतलब आर्टिकल 67 के अंदर ही 67 सब क्लॉज ए में दिया हुआ है कि ये रेजिग्नेशन किसको देगा। सोचिए किसको रेजिग्नेशन देते होंगे? हमारे उपराष्ट्रपति जी। फिर इसमें बी दूसरे वाले में दिया हुआ है इनका रिमूवल कैसे होगा, इनका हटाया कैसे जाएगा। सी में दिया हुआ है इनके कि ये ही कॉन्टिन्यूज टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज नेक्स्ट, मतलब उनका जो अगला वाला उपराष्ट्रपति है, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक ये अपने पद पे रहेंगे। जो कि हमने कल देखा था, कल के लेक्चर में, कि राज्यपाल कब तक अपने पद पे रहता है, कब तक अपनी कुर्सी में रहता है, जब तक कि अगला वाला राज्यपाल नहीं आ जाता है, ठीक है। तो रेजिग्नेशन अगर बात करें तो ये प्रेसिडेंट को देते हैं राष्ट्रपति। ये याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता नहीं, दोनों आपस में ही मैनेज कर लेते हैं। इसी तरह जो लोकसभा का स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर को दे देता है, और जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो स्पीकर को दे देता है, यानी दोनों वो भी आपस में मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें जज जो होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, वो भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देते हैं, क्योंकि उनको अपॉइंट, नियुक्ति उनकी कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो उसी को त्यागपत्र भी देंगे। लेकिन ध्यान रखना, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस को गवर्नर यानी कि राज्यपाल शपथ दिलाता है। रिमूवल की अगर बात करें तो रिमूवल अगर इनको हटाना होगा तो उपराष्ट्रपति को, तो राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती हैं। यहाँ पे विशेष बहुमत से रिमूवल का रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी से। लोकसभा बस सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से बस सहमति कर ले, वो रिमूव हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ये पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कोई भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। और आर्टिकल नंबर 48 की बात करें 48, तो 48 में दिया हुआ है एनिमल हस्बेंड्री यानी कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में, ठीक है, कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में।
क्या है ये? डीपीएसपी है, बिकॉज हमें पता है 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी यानी राज्य के निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं। तो बच गया एक आर्टिकल 77, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, याद करिए। आई थिंक पहला ही लेक्चर था, 74, 75, 76, 77, 78 सारे बताए थे। 74 में क्या था कि एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए जिसका अध्यक्ष कौन होगा, जिसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, और वो एड एंड एडवाइस देगा किसको? राष्ट्रपति को। 75 में देखा था नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, इन सब की नियुक्ति करेगा। 76 में महान्यायवादी के बारे में। 78 में प्रधानमंत्री की ड्यूटीज़, प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ उसके दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें। और बाकी चले गए कि 48 की बात हुई, तो जरा 40 में आपको पता होना चाहिए 40 में किसके बारे में, किसमें बारे में दिया हुआ है। 48A किसके बारे में बात करता है? ठीक है, 45 हम पहले ही देख चुके हैं। तो 40 बात करता है पंचायत के गठन की, ठीक है, पंचायत के गठन की। तो इस तरह से सवाल पूछ लेता है कि जो अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 73वां वाला, तो वो किस आर्टिकल को एक तरह से एनफोर्स करता है? तो 40वें वाले। क्यों? क्योंकि इस 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायत से संबंधित है, और 40वां अनुच्छेद जो है वो ये बोलता है स्टेट को कि तुम पंचायत का गठन करवाओ। तो ये तो जब डीपीएसपी तब बने थे जब संविधान बन रहा था, तब तो पंचायत का स्टैब्लिश करना, पंचायत बनाना सभी राज्यों के लिए मैंडेटरी नहीं होता था। तो ये यही बोला था हमारे डीपीएसपी में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखे कि आप पंचायत को स्टैब्लिश करो। तो उसी को ही तो एनफोर्स किया एक तरह से 73rd अमेंडमेंट से। 74th किसकी बात करता है? 74वां संविधान संशोधन, वो बात करता है नगर पालिकाओं की। इसने हमारा जोड़ा था 11वें अनुसूची को, और उसने जोड़ा था 12वीं अनुसूची को, ठीक है, 74th अमेंडमेंट ने। और 48A की अगर बात करें, एनवायरनमेंट की बात करता है, यानी पर्यावरण की रक्षा करने की बात करता है, जिसको कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है। 49 किसकी बात करता है? 49 बात करता है कि आप मॉन्यूमेंट्स जो है हमारे धरोहर हैं उनको प्रोटेक्ट करो, स्टेट को ये डायरेक्शन देता है। 50 किसकी बात करता है? 50 कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करो, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से, यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करो। 51 क्या बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति ने, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करो, राष्ट्रीय शांति की बात करता है ये, ठीक है। 45 हम पढ़ चुके हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर। 15th क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड अप टू द ट्रोपोपॉज अप टू स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड अबव द ट्रोपोपॉज अप टू, स्ट्रेटोस्फीयर का विस्तार ट्रोपोपॉज के कहाँ तक है? 30, 40, 50 या फिर 60 किलोमीटर। देखिए, अब हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारी अर्थ सरफेस है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर जो हमें ये वायुमंडल देखने को मिलता है, इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट परत हैं। ये हो गई हमारी ट्रोपोस्फेयर मान लेते हैं, यानी कि जिसको क्षोभ मंडल हिंदी बोलते हैं। फिर इसके ऊपर हो गई ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गई, ठीक है, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं। फिर उसके ऊपर हो गई ये मेजोस्फीयर, जिसको कि हम मध्य मंडल बोलते हैं। और उसके ऊपर हो गई थर्मोस्फीयर, ठीक है, जिसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सी हमारी ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर में क्या क्या हमें पता होना चाहिए कि जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, यानी वेदर फिनोमिना होते हैं, ठीक है, मौसमी घटनाएं जितनी भी होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। ट्रोपोस्फीयर आप यहाँ पे देखो, ये पोल्स पे इसकी जो हाइट होती है वो 8 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पे 8 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर इक्वेटर पे बात करें, यानी कि जो भूमध्य रेखा है, वहाँ पे इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। तो आपसे पूछ लेता है कि ट्रोपोस्फीयर की बताओ कि एवरेज हाइट कितनी है, तो ट्रोपोस्फीयर की एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। ये एवरेज की बात हो रही है क्षोभ मंडल की, जहाँ पे सारी मौसमी घटनाएं होती हैं और सबसे निचली परत है। और यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऊपर जाने पे, यानी हाइट के साथ ऊपर जाने पे तापमान, टेम्परेचर घटता है। इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट, इसको हम जानते हैं लैप्स रेट के नाम से। अब बात आती कितना घटता है, अगर ये पूछ ले तो 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है टेम्परेचर। अब आ जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि हमारी दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको कि हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। ये 50 किलोमीटर तक जाती है। ये आपका मैंने बता दिया 13 किलोमीटर एवरेज है, और स्ट्रेटोस्फीयर 13 से ऊपर 50 तक जाती है। इसमें हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है, ओजोन परत देखने को मिलती है। 30 से 35 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है वहाँ पे ओजोन परत देखने को मिलती है, जो हमें हार्मफुल पराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाने में टेम्परेचर जो है, तापमान बढ़ता है, इंक्रीज करता है। क्यों बढ़ता है? ओजोन लेयर की वजह से बढ़ता है। और ट्रोपोस्फीयर में भी घटता एक रीज़न होता है, जिसको मैं अब यहाँ पे डीप में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, नहीं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसकी नीड भी नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आप समझिए ओजोन लेयर है और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, और जितने भी हमारे जेट वगैरह होते हैं वो यहीं पर फ्लाई करते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लाउड वगैरह बादल नहीं होते हैं। फिर आते हैं मेजोस्फीयर में, मेजोस्फीयर जिसको कि मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। अब जो मेजोस्फीयर है, यहाँ पे जो उल्का पिंड है, जो मेटियोराइट है, वो आके यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ये सबसे ठंडी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक। और इसमें भी ऊपर जाने में जो टेम्परेचर है,
टेम्परेचर घटता है, ठीक है, घटता है। ट्रोपोस्फीयर में घटा, स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ा, मेसोस्फीयर में घटा, और फिर जो आपकी थर्मोस्फीयर उसमें फिर बढ़ेगा, थर्मोस्फीयर। इसको हम आयोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे आयंस देखने को मिलते हैं, और इन्हीं आयंस की वजह से, ध्यान रखना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इस लेयर की कि रेडियो वेव्स जो होती हैं वो यहीं से रिफ्लेक्ट होती हैं, इसी लेयर से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, और ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है, सबसे गर्म परत है। बस खत्म। आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर का पूछा, समताप मंडल का 50 किलोमीटर तक। मेसोस्फीयर कहाँ तक जाता है? 80 से लेके 85 किलोमीटर तक, 80 to 85 किलोमीटर्स। द नंबर ऑफ पॉन इन चेस इज, शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है? 17, 14, 16 या फिर 15? प्यादों की संख्या, प्यादा वही जो सिपाही होता है आपका, सबसे वीकेस्ट एक तरह से बोल सकते हैं ना आपका, इसमें चेस के गेम में। अच्छा, चेस गेम में आपको बताना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होते हैं, कितने खाने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले। तो आंसर यहाँ पे होगा कितने प्यादे होते हैं, पूछा है ना। तो नंबर ऑफ पॉन्स इन चेस, ऑप्शन है 17, 14, 16, 15। देखिए प्यादे वैसे तो अगर बात करें, देखिए बॉक्सेस तो पहली बात बता दूं, बॉक्सेस आपके 64 होते हैं, 8 बाई 8 की ग्रिड होती है, और इसमें आपके 32 टोटल मतलब होते हैं, जो होते हैं जिससे खेला जाता है, 32, 16 एक साइड और 16 एक साइड। तो अगर एक साइड का पूछता तो यहाँ पे आंसर 8 हो जाता, लेकिन 8 है नहीं ऑप्शन में, तो मतलब इसमें दोनों का पूछा होगा, 16, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पॉन्स। एक होते हैं आपके बिशप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बिशप, जिसको कि ऊंट बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं? ऊंट, ठीक है। ऊंट कितने होते हैं? 4 लिख लो फिर, अगर यहाँ पे 16 है ये, मतलब दोनों का मिला के, तो फिर बिशप आपके 4 होंगे, ठीक है, ऊंट। नाइट की अगर बात करें, नाइट क्या होता है? घोड़ा होता है, ठीक है, क्या होता है? घोड़ा होता है, ठीक। घोड़े कितने होते हैं आपके? ये 4 होते हैं, दोनों साइड के मिला के। रुक्स की अगर बात करें, रुक्स क्या होते हैं आपके? रुक्स होते हैं हाथी, ठीक है, हाथी। हाथी कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। रानी और राजा तो एक ही एक होंगे, ठीक है ठीक है, क्वीन और किंग, रानी और राजा एक एक होंगे, मतलब दोनों साइड 2-2, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपके 32 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3, 16। 17th क्वेश्चन, इन alchemy the aquafortis is the classical name of which chemical compound that is used chiefly in the manufacture of explosives and fertilizers in organic synthesis। कीमिया में एक्वाफोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का शास्त्रीय नाम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटकों और उर्वरकों का निर्माण और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रिक एसिड, क्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड? एक्वाफोर्टिस ये नाम है नाइट्रिक एसिड का, जिसको एक्सप्लोजिव बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका नाम होता है म्यूरियाटिक एसिड, ध्यान रखना, म्यूरियाटिक एसिड। और ये वही एसिड है जो कि हमारे पेट में, यानी कि हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है डाइजेशन के वक्त, जब हम पाचन क्रिया करते हैं। हम तो नहीं करते हैं, पेट अपने आप ही करता है, जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो वहाँ पे रिलीज़ होता है। और चलिए जब डाइजेशन कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे चीज़ देखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है, तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, ठीक है। तो एक हम बेस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? बेस का, या फिर इसी को हम बोलते हैं एंटासिड, ठीक है, एंटासिड। और एक एंटासिड का आप नाम बता दीजिए जिसका नाम M से चालू होता है, जिसका pH वैल्यू 10 होता है। 18वां सवाल है, विच नोबल लॉरिएट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द लेट 19th century and observed that a glass tube filled with a low pressure gas emitted radiation when a voltage was applied between two metal plates। किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 19वीं सदी के अंत में एक प्रयोग किया था और देखा कि जब दो धातु प्लेटों के बीच वोल्टेज लगाया जाता है तो कम दबाव वाली गैस से भरी एक ग्लास ट्यूब विकिरण उत्सर्जित करती है? विक्टर फ्रांसिस हेस, फिलिप लेनार्ड, हिडेकी युकावा या फिर पॉल डिरैक? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फिलिप लेनार्ड, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि अगर क्वेश्चन आया तो आपको ये याद आ जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फेमस म्यूजिशियन तालवीन सिंह इज एसोसिएटेड विद प्लेइंग द डैश। तो क्या बजाते हैं तालवीन सिंह जी? वीणा, फ्लूट, सहनाई या फिर तबला? आंसर क्या होगा? देखिए वीणा हम देख चुके हैं, वीणा और रुद्र वीणा हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था, बहुत बताता था। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था कि उनको कॉइन्स में दर्शाया गया है, ठीक है। फ्लूट भी हम देख चुके हैं कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी बजाते हैं हमारे फ्लूट। सहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, रघुनाथ प्रसन्ना, और आपके ये कौन है? एक रघुनाथ प्रसन्ना है और एक बल्लेश है, ठीक है, बल्लेश जी, ये सहनाई बजाते हैं, जो कि सुशीर वाद्य यंत्र है। फ्लूट तंतु वाद्य यंत्र है, सहनाई आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। और यहाँ पे 4th सही आंसर होगा तबला, ठीक है। ये अवनिध वाद्य यंत्र है आपका, तबला से बिलोंग करते हैं तालवीन सिंह, जिससे कि हमारे उस्ताद अल्लाह राखा भी बिलोंग करते हैं और जाकिर हुसैन भी संबंधित है।
अगला सवाल है हमारा, इन 2010 कंसिडरिंग इट्स आउटस्टैंडिंग वैल्यू एंड वल्नरेबिलिटी यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड मुदियट्टू एन ओल्ड एज रिचुअल ड्रामा ऑफ डैश एज एन इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना, कहाँ का ये मुदियट्टू? तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जहाँ पे भी डबल टी आ जाए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उसका आंसर या तो केरल होगा या तमिलनाडु होगा, और यहाँ पे जो आंसर होगा वो केरल का। ये केरल का और मुदियट्टी के अलावा जैसे ओट्टम थुलाल, ठीक है, ओट्टम थुलाल है आपका, और कूडियट्टम है, ठीक है, कूदियट्टम, ठीक है। तो ये सब डांसेस हैं कहाँ के? केरल के। और केरल के फेस्टिवल की अगर बात करें तो क्या है? थेयम है, याद करिए, पूरन, वासु एंड निशा, इस तरह से याद किया था ना, पूरन, वाशु एंड निशा। तो पूरन से थ्रिसुर पूरम, ठीक है, थ्रिसुर पूरम हो जाएगा, पूरन से थ्रिसुर पूरन हो जाएगा, वासु से विसु हो जाएगा, और निशा से निशा गांधी फेस्टिवल हो जाएगा, ठीक है, निशा गांधी, ठीक है। तो दे आर एट पेन, तो दे से देयम, आर से अरट्टू, एट से अट्टुकल पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का है, अट्टुकल पोंगल केरल का है, ध्यान रखना। पोंगल का मतलब होता है टू बॉयल, ठीक है, बॉयल, उबालना। एट पेन, पेन से पेनकुनी फेस्टिवल जो कि पद्मनाभ भाव स्वामी जो कि रिचेस्ट टेम्पल इंडिया का, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। दे आर एट पेन बिकॉज दे लॉस्ट बोट रेस, तो बोट रेस है वल्लम कल्ली बोट रेस, बोट रेस ऑन मकर संक्रांति, मकर विलाकू फेस्टिवल हो जाएगा। और केरल का ये गुरुवायूर एकादशी, ठीक है, गुरुवायूर एकादशी। और जो ये विशु है ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, और हमने ये पढ़ा है कि न्यू ईयर जो फेस्टिवल होता है वो चैत्र के महीने मनाया जाता है, ध्यान रखना इसको हमेशा। चैत्र मतलब जब का मार्च अप्रैल का है, चाहे वो विशु हो केरल का, चाहे वो गाड़ी हो आंध्र का, चाहे पुथांडु हो तमिलनाडु का, चाहे गुड़ी पड़वा हो महाराष्ट्र का, चाहे वो पहला बैशाख हो कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। 21 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट्स और कंटामिनेंट्स आर कैरीड अवे बाय वाटर और मूव्ड इनटू द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक पानी के साथ बह जाते हैं या मिट्टी की निचली परत में चले जाते हैं? प्लोइंग, सोइंग, ब्लीचिंग या फिर लीचिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिमिलर ऑप्शन वाली टेक्निक भी लग रही है इसमें। आंसर लीचिंग होगा, जिसको निच्छालन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। निच्छालन प्रक्रिया होती है, जो होता क्या, जब जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो सॉइल में जो मिट्टी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वॉश अवे हो जाती हैं, फिर निचली लेयर ऑफ सॉइल में चले जाते हैं, उसको हम लीचिंग बोलते हैं। और इसी प्रोसेस ऑफ लीचिंग या फिर इसी निच्छालन की प्रक्रिया से हमारी एक सॉइल बनती है, एक मिट्टी बनती है, जिसको हम बोलते हैं लैटेराइट सॉइल या फिर लैटेराइट मृदा बोलते हैं, जो इंडिया के साउथ है, तमिलनाडु वगैरह में देखने को मिलती है। ये जो हमारी सॉइल होती है काजू की खेती के लिए यानी कैशिव नट की क्रॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, और इसको हम ब्रिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसी से ब्रिक यानी कि ईंट बनाई जाती है। बाकी भी हम जरा सॉइल्स को देख लेते हैं, यानी मिट्टियों को देख लेते हैं। एक तो एलुवियल सॉइल जो कि हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, इंडिया के सबसे ज़्यादा हिस्से में इंडिया का 42% हिस्सा एलुवियल सॉइल से ही है। ये दो तरह की होती है, इंडिया के हमें नॉर्थ इंडिया में मेनली देखने को मिलती है, खादर और भंगर, दूसरी है भांगर, ठीक है। तो जो खादर होती है वो हमारी नई जलोढ़ होती है, न्यूअर एलुवियम होती है, ठीक है, न्यू एलुवियम। और जो भांगर होती है वो पुरानी जलोढ़ होती है, ओल्ड एलुवियम। ये हो गई हमारी एलुवियल सॉइल जो कि हमें इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलेगी, प्लस जो डेल्टा बनाती है हमारी नदियाँ वहाँ पे भी देखने को मिलती है एलुवियल सॉइल। इसके बाद आती है हमारी काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर के नाम से जानते हैं, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज कॉटन कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल है। और जो दक्कन का पठार है या फिर जो हमारा पूरा पेनिनसुलर पठार है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, उत्तर पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू फिर डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। ये चीज़ और इसमें इसकी ये जो सॉइल है इसमें इसकी खासियत है कि ये बहुत ही इम्परमिएबल होती है, इम्परमिएबल यानी वाटर इसमें जल्दी परकुलेट नहीं कर सकता। और इसमें सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्व जुताई की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ये सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जब ये ड्राई होती है तो इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं, जब सूखी होती है तो इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं, और जब ये वेट होती है तो ये स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। रेड सॉइल की अगर हम बात करें तो रेड इसलिए होती है बिकॉज आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से रेड होती है, प्लस हमें देखने को मिलती है साउथ इंडिया में, खासकर जो पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट वगैरह वहाँ पे इलाकों में देखने को मिलती है। और रेड सॉइल को सॉइल ऑफ ऑमनिबस ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको हम ऑमनिबस ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। बाकी लेटेराइट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगले सवाल पे आते हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ काठियावाड़ इज रिलेटेड टू। काठियावाड़ का जूनागढ़ जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर रुद्रदमन? सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है। आंसर ऑप्शन नंबर, पहले तो एक एक करके देख लें। चंद्रगुप्त 2 से संबंधित है आपका मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन,
मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, ये आपका दिल्ली में है और ये आपके बताता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका विक्रमादित्य भी टाइटल है, इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो इनके बारे में ये बताता है कि कैसे ये विष्णु जी के एकदम भक्त है। और पुलाकेसिन 2 की अगर बात करें तो इनका है ऐहोल पिलर इंस्क्रिप्शन। ऐहोल कर्नाटका में इंस्क्रिप्शन, ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो कि इनके कोर्ट पोएट थे रवि कृति, इन्होंने इसको कंपोज किया था। और समुद्रगुप्त का जो है वो है प्रयाग प्रशस्ति, क्या है, प्रयाग प्रशस्ति या फिर प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन, ये कंपोज किया था हरिसेन ने, ठीक है, हरिसेन। और इनके बारे में पहले भी क्या पढ़ चुके हैं कि इनको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है कॉइन्स में, ठीक। और रुद्र दमन इसका सही आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इन्हीं से संबंधित है, रुद्र दमन जी से, ठीक, जो कि जूनागढ़ में आपको देखने को मिलेगा, जो कि गिरनार हिल्स ऑफ गुजरात में पड़ता है, गुजरात की गिरनार हिल्स में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परीक्षक नहीं है, विनेगर, एक्वारेजिया, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम नाइट्राइट। तो सिरका विनेगर तो होता है, विनेगर होता क्या हमारा, विनेगर होता है 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, मतलब इसमें विनेगर में सिर्फ 5 से 8% ही एसिटिक एसिड होता है। इस एसिटिक एसिड को ही हम एथनोइक एसिड के नाम से, एथनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। एक्वारेजिया इसका उत्तर होगा, ये फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, बल्कि एक्वारेजिया एक मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको म्यूरियाटिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिसको अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं। नाइट्रिक एसिड जिसको कि अभी हम अल्केमी में एक्वा फोर्टिस के नाम से जानते हैं, अभी आपने देखा होगा, हमने पीछे भी देखा था, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो भी हमारे विस्फोटक होते हैं उनको बनाने के लिए। और ये किस रेशियो में मिक्स किए जाते हैं तब एक्वारेजिया बनता है, 3:1। और इस पर्टिकुलर मिक्सचर को हम गोल्ड या फिर जो हमारे प्लैटिनम होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के लिए उसमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम। बाकी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं किसी से गोल्ड और प्लैटिनम, लेकिन एक्वारेजिया से रिएक्ट कर जाते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि जिसको हम रॉक सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, ये NaCl जो है इसको हम इस नाम से जानते हैं। और NaCl जो है काफ़ी सारी चीज़ों में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, अगर इसका हम एक्वस फॉर्म ले लेते हैं, इनमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तो ये आप ऐसे समझिए कि इसको ब्राइन के नाम से जाना जाता है। और जब हम इसको करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इसको जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इस रिएक्शन को? जहाँ पे हम ब्राइन जो कि एक्वस फॉर्म है NaCl का, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इसको इसलिए जानते हैं बिकॉज इसमें बनता है क्लोर यानी क्लोरीन, और एल्कली, एल्कली होता है आपका NaOH, निकलती यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी है, लेकिन क्लोर और ये है हो गया आपका एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? एल्कली वो क्षार होते हैं, वो बेस होते हैं दैट डिजॉल्व इन वाटर, बेसिस दैट जो पानी में घुल जाते हैं, दैट डिजॉल्व इन वाटर। तो NaOH भी हमारा एक एल्कली है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ये एल्कली और ये क्लोर, ये एनोड में मिलता है, ये कैथोड में मिलती है, और ये भी आपकी कैथोड में मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, एक्वारेजिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 24th, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ क्लासिकल डांस एंड डांसर, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक का सही जोड़ा का चयन करें। उमा राव ओडिसी, मल्लिका साराभाई कथक, झेलम परांजापे कुचिपुड़ी, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, पूरी ट्रिक के साथ हम लोगों ने पढ़ा है। के उमा राव और जो झेलम परांजापे हैं, इन लोगों को क्या कर दिया, इसने इंटरचेंज कर दिया। के उमा राव रिलेटेड है आपकी कुचिपुड़ी से। ठीक है, हमने कुचिपुड़ी के एक्सपोनेंट को कैसे याद किया कि नाम में अगर रेड्डी दिख जाए तो कुचिपुड़ी होगा आंसर वो। ठीक है, नाम में अगर आपको रेड्डी दिख जाए। और हमारे कुचिपुड़ी का और कौन है, जैसे कि हलीम खान है कुचिपुड़ी के। ठीक है, झेलम परांजापे की अगर बात करें, ये ओडिसी हैं, और ओडिसी हमने क्या याद किया कि अगर सरनेम में मोहापात्रा दिख जाए या फिर मोहंती दिख जाए तो वो होंगे। प्लस हमने एक स्टोरी बनाई थी कि किस तरह से शगुन के जो भूटान के जो प्रधान थे वो मिलने आए थे, है ना, किससे मिलने आए थे, माधवी से मिलने आए थे। तो माधवी से माधवी मुडगल, भूटान से शगुन भूटानी, प्रधान से गंगाधर प्रधान। ठीक है, तो इस संयुक्ता पानीग्राही, ये सारी हम लोगों ने देखे थे एक्सपोनेंट ओडिसी के हैं, तो इसने इंटरचेंज कर दिया। मल्लिका साराभाई हमें पता है ये भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों लोग, और मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम प्लस कथकली। ठीक है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही पूछा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, कि सिडबी कब सेटअप हुआ था? सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1988, 1987, 1989 या फिर 1990?
तो अब यहाँ पे सिडबी की बात हुई, तो चलिए यहाँ पे सिडबी का तो आप आंसर करेंगे, लेकिन सेबी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाबार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाबार्ड और FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, और IDBI इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इन सबको रेगुलेट करता है। आपने अभी न्यूज़ भी सुनी होगी कि एक यूट्यूबर था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, पता नहीं, बाप ऑफ चाट, तो उसको सेबी ने बैन कर दिया और 17 करोड़ का जुर्माना लगाया। मतलब आजकल इतना भयंकर फ्रॉड चल रहा है ये यूट्यूब पे कि एडवाइस देंगे फ्री फंड की, मतलब नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग, मतलब कुछ लोग सही भी हैं, ठीक है, लेकिन उनके चक्कर में, ये गलतों के चक्कर में वो भी, उनका भी वो हो जाता है, उन पर भी शक जाता है। लेकिन कुछ लोग सही भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हैं जो कि मतलब हम इतने दिन में पैसा डबल करवा देंगे और ये सब। तो भाई साहब वो भी यही कर रहे थे, फालतू की हवा बना रहे थे। तो 17 करोड़ का जुर्माना लगाया सेबी ने, क्यों? क्योंकि वो धोखाधड़ी कर रहे थे, फालतू की एडवाइस दे रहे थे। तो अभी सेबी ने ये बोल दिया कि अगर आपको यूट्यूब में एडवाइस देनी है ना फ्री फंड की, तो पहले हमारे पास आओ, अगर हम रजिस्टर करेंगे तुमको, तभी तुम एडवाइस दे पाओगे, नहीं तो एडवाइस, ये फिर इन्फ्लुएंसर आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। नाबार्ड की अगर बात करें तो नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 1982। और सेबी की अगर बात करें तो ये आपका 12 अप्रैल 1988 को स्टैब्लिश हुआ था। माधवीपुरी बुच अभी हमारी करंट में इसकी चेयरमैन है। फूड कॉरपोरेशन इंडिया की बात करें 1965 1965, जरा बताइए इस समय कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था। IDBI की अगर बात करें, ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1964 में, 1964 में, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर आप देंगे। सिडबी कब स्टैब्लिश हुआ था, और यहाँ पे होता है हमारा सेट नंबर 5 खत्म। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको काफ़ी सारी नई जानकारी मिली होगी। इसका जो PDF है वो आपको देखने को मिल जाएगा परमार SSC टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परमार SSC टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और क्विजेज़ आपकी चली रही हैं टेलीग्राम पे, एक तो GK की क्विज़ मॉर्निंग में चल रही है और कंप्यूटर की इवनिंग में चल रही है। आई होप इसको आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और साथ ही साथ कंप्यूटर के आपने लेक्चर्स खत्म कर दिए होंगे, जिसको प्लेलिस्ट आपकी चैनल पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पे अमन सर ने स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए पूरा कंप्यूटर करवा रखा है, उसको प्लीज़ करके जाइएगा एक बार। ऑलराइट, धन्यवाद।